दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, याद होगा आपको जब कोरोना का पहला कहर हमारे देश पर आया था, तब क्या हुआ था, किस तरह की बातें की जा रही थी। कहीं गौमूत्र पार्टी चल रही थी, कहीं कोरोना के लिए तबलीगी जमात को कोरोना जमात बताया जा रहा था, देश विरोधी जमात कहा जा रहा था, मुसलमानों को खास करके कोरोना के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा था। ऐसे वक्त में ऐसा भी हुआ जब तमाम जो आरोप थे वो निराधार पाए गए। तबलीगी जमात के लोगों को बाइज्जत बरी किया गया और देश के अलग अलग हिस्सों में उन लोगों ने अपने कोरोना के ठीक होने पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर अपने ब्लड का डोनेशन भी किया, जिससे कि लोगों को कोरोना से लड़ने में मदद भी मिली। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बातें आज मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आज ये बातें करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि तब जब ये तमाम चीजें हो रही थी तो भारतीय मीडिया, जो लोकतांत्रिक देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया को, और ऐसे में भारतीय मीडिया क्या कर रही थी। लेकिन आज जब देश भर में कोरोना का ये दूसरा लहर और खतरनाक लहर आया, आपको बता दूं कि देश भर के कई शहरों से ऐसी खबरें आ रही है कि तमाम जो शवदाह गृह हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, सड़कों पर लाश जलाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है तब हमारे देश में कुंभ का आयोजन चल रहा है और उसको जमकर हमारी मीडिया के द्वारा प्रचारित प्रसारित की जा रही है और एक शब्द भी उसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। क्यों? तबलीगी जमात में लोग ही तो थे और यहां पर भी लोग ही हैं। यह अलग बात है कि तबलीगी जमात में सैकड़ों हजार लोग के आसपास थे, लेकिन आज कुंभ में लाखों लाख लोग हैं। कोरोना के पहले लॉकडाउन के बाद से देश भर में तमाम तरह के चुनाव को बेरोक टोक अंजाम दिया जा रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी है और ज्यादातर राज्यों में उसकी सरकारें हैं, वह तमाम चुनाव में जबरदस्त तरीके से बड़ा जनसैलाब का आयोजन करता है और अपने राजनीतिक प्रभुत्व का महिमा मंडन करती है। ऐसे में पिछले दिनों हमने ये भी दिखाया कि देश में किस तरीके से दो स्वास्थ्य मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्हें एक तरफ किसान आंदोलन की भीड़ कोरोना संक्रमण का कारण नजर आता है, तो वहीं मोदी की चुनावी रैलियों की भीड़ उन्हें उत्साहित करती है। यही नहीं, आप ये रूप देखिए एएनआई का। एएनआई के बारे में ज्यादा कुछ कहना तो नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे एएनआई का दूसरा फुल फॉर्म जरूर साझा करना चाहूंगा, एंटी नेशनल इंडियन एजेंसी, जो कि देश के लोगों के खिलाफ काम कर रही है, जो कि देश के लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है, जो कि देश के जनता के खिलाफ काम कर रही है, जो कि देश के खिलाफ काम कर रही है। आप देखिए किस तरीके से एएनआई को नेपाल की तो फिक्र होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की फिक्र तनिक भी नहीं है। एएनआई को देश में कोरोना संक्रमण का मुख्य कारण तबलीगी जमात तो नजर आता है, लेकिन वहीं उत्तराखंड में आयोजित कुंभ मेला के आयोजन में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। यही कारण है कि इस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है। आप देश भर के तमाम खबरें देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना हमारे देश को अपने गाल में समाता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी मीडिया एक शब्द भी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। आप याद रखिएगा कि जैसे ही पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, उसके बाद ही देश भर में कोरोना जबरदस्त तरीके से दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अब तक तो 5 चुनावी राज्यों में कोरोना का एक नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। कोई बताने वाला नहीं है कि वहां पे कोरोना का क्या हालात है। और दोस्तों, ऐसे में आप सभी को, जिन लोगों को हमारी बातें गलत लगती होगी, उन लोगों के लिए भी एक चैलेंज है। आप कमेंट करें मोदी सरकार द्वारा किया गया सिर्फ एक प्रयास जो कि कोरोना से लड़ने में कारगर हुआ है। कोई भी एक प्रयास पिछले साल भर में आपको एक भी प्रयास ऐसा नजर नहीं आएगा मोदी सरकार के द्वारा किया गया जो कि कोरोना के खिलाफ कारगर हो। सिर्फ जनता को, सिर्फ प्रशासन को गाली दे लेने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जब तक हमारे देश के सत्ताधारी दल राजनीतिक द्वेष भूलकर देश हित में काम नहीं करेगी, तब तक कोरोना से पाला छूटने वाला नहीं है। और जिस तरीके से हमारे देश के सत्ताधारी मोदी सरकार चल रही है और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, मुझे लगता है कि अगले 10 सालों तक ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी,
और देश के हालात बद से बदतर होता चला जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं इडियट रूबिका लियाकत की हरकत, जिसने खुद को इडियट घोषित किया ही, साथ साथ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को भी इडियट घोषित कर दिया। नो डाउट इसमें विपक्ष के भी तमाम नेता आएंगे, लेकिन वो ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है सत्ताधारी दल, मायने रखता है जो लोग देश की सत्ता पर काबिज हैं और जिन्हें ज्यादातर जनता अंधभक्त ही सही अपना रोल मॉडल मान रही है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए वो जरा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रूबिका लियाकत ने क्या ट्वीट किया, जरा इस पर एक नजर डालिए। जी हाँ, रूबिका लियाकत ने ये मास्क वाली फोटो ट्वीट की है। जरा इस मास्क को देखिए कि कैसे लोगों को रूबिका लियाकत इडियट कहती है। 3 इडियट। और अब मैं आपके दर्शन करवाता हूं इडियट रूबिका लियाकत से। रूबिका लियाकत जी, आप भी जरा इस तस्वीर को देखिए और बताइए कि आप में कौन से इडियट हैं, 3 नंबर, 2 नंबर या पहले नंबर वाले। आपके तमाम ये फोटोज हैं और ये होली के फोटोज तो हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अरे नहीं, वो पवित्र वाली नहीं, HOLI, होली जो फेस्टिवल थी ना, उसकी ये तस्वीर है। जरा आप देखिए कि क्या आप मास्क पहनी हुई हैं। और आप जैसे समझदार और देश के जाने माने न्यूज एंकर जो कि मास्टर स्ट्रोक का शो करती हैं, आपको तो ऐसे भी कोरोना महामारी के दौरान होली खेलने ही नहीं चाहिए थे। आप ही है ना जो सत्ताधारी पार्टी के तेल मालिश में सबसे आगे रहती हैं। कभी आम खिला देती हैं, कभी आप इतने काम कैसे कर लेते हैं? आप थकते नहीं हैं। आप किचन में कौन कौन से काम कर लेते हैं? जैसे तमाम सवाल ये गोदी मीडिया एक्टर और एक्ट्रेस करते रहते हैं, लेकिन देखिए कि किस तरीके से अपने ट्वीट में अपने और अपने आकाओं को एक्सपोज कर रही है। ये तमाम फोटोग्राफ्स आप लगातार देखिए किस तरीके से मोदी जी देश ही नहीं, पश्चिम बंगाल के चुनावी मलाई काटने के लिए बांग्लादेश तक पहुंच गए और वहां भी कोरोना गाइडलाइंस को धत्ता बताते हुए बिना मास्क के अपने फोटो खिंचवाने से गुरेज नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? जो प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कैमरा के माध्यम से देश को संदेश देते हैं, तो उस समय मोटा मोटा मास्क लगाकर लोगों को दिखाते हैं कि हम किस तरीके से कोरोना से खुद को बचा रहे हैं, लोगों को बचाने चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री दिन भर जो RSS का प्रचारक बनकर, भारतीय जनता पार्टी का भाषण शास्त्री बनकर तमाम चुनावी रैलियों में जुमला पेलते हैं, क्या उन्हें शाम को प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठकर कोरोना की गंभीरता पर भाषण पेलना चाहिए? और अगर ऐसा करते ही हैं तो जरा मुझे बताइए, क्या इनकी बातों को जनता सीरियस लेगी? नहीं लेगी, और ले भी नहीं रही है। क्यों ले भला? ये गांधी का देश है, उस गांधी का जिस गांधी से एक माँ अपने बच्चे की चीनी खाने की गलत आदतों के लिए शिकायत करने गई और बोली कि गांधी बाबा, हमारे बच्चे को चीनी खाने का, मीठा खाने का बहुत ज़्यादा आदत है। तो गांधी जी ने सिर्फ इसके लिए कहा कि कल आना। जब कल गए तो उन्होंने कहा कि बेटा चीनी नहीं खाओ ज़्यादा, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे, आपके शरीर पर तरह तरह के घाव होंगे जो आपको कष्ट देंगे। जब उस माँ ने कहा कि बाबा सिर्फ इतना कहने के लिए आपने मुझे आज क्यों बुलाया, आप ये बातें तो कल भी कह सकते थे। लेकिन गांधी ने कहा था, याद है आपको, ये बातें तो मैं कल भी कह सकता था, लेकिन कल तो मैं भी चीनी खाता था। मैं भला जो खुद करता था वो दूसरों को कैसे सलाह देता। लेकिन भला इन्हें उनसे क्या मतलब? ये तो नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, इन्हें तो आंख के बदले आंख में विश्वास है। गांधी ने कहा था कि अगर आंख के बदले आंख लेने लग गए तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। लेकिन इन्हें उनसे भी मतलब नहीं है। आप सबको पता ही है कि हर बार गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के तमाम जो शहीद दिवस पर किस तरीके से नाथूराम गोडसे को मानने वाले हिंदू महासभा के लोग उन पर बार बार उनके शहीद होने के बावजूद उनके फोटो रखकर पिस्तौल से गोली मारा करते हैं, और इसके बावजूद उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। भला इनके देश की सत्ता पर काबिज रहते हुए मुझे तो नहीं लगता कि हमारे देश का कुछ भी भला हो पाएगा, और कोरोना से तो हरगिज हमारा देश नहीं जीत पाएगा। आप ही बताइए ना, कोरोना से अगर देश जीत गया तो मोदी जी एक दिन भी सत्ता पर बैठ पाएंगे? देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इन्हें उठाकर फेंक दिया जाएगा ऐसी जगह
जहां से ये और इनकी जो नाथूराम गोडसे सेना है वो वापस कभी इस देश की धरातल पर नजर भी नहीं आएगी, क्योंकि जनता अब जान चुकी है, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है। हिंदू अब जान गया है कि ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, और ये भी जान गया है कि हिंदू राष्ट्र बन जाने से इस देश का कोई भला नहीं होने वाला। हमारा भला तो लोकतंत्र से ही है, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही नहीं, तमाम जितनी भी जातियां हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उन सब से ये देश बना है। देश के लोगों से ये देश बना है। देश की हर बेटी, हर माँ भारत माता है, तो हर बेटा इस देश का, हर किसान इस देश का रक्षक है। हमें इन चीज़ों को भूलना नहीं होगा कि हमें एक बार फिर से इन तमाम गोदी मीडिया को और इन सत्ता के नशे में पगलाए नेताओं को ठीक करके सही राह पर लाना होगा, और हमारे देश को जल्द से जल्द पटरी पर लाना होगा। अन्यथा एक बार फिर से हमारा देश आदि मानव काल में चला जाएगा। जिस तरीके से कोरोना की आड़ में ये बच्चों की शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, बच्चों के रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं, किसानों की खेती बाड़ी को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे रोजी रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं, कल कारखानों को प्रभावित कर रहे हैं, छोटे मध्यम बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं, हमारा देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और आपको तो पता ही है, जब छोटा पौधा गिर जाता है तो लोग उसे सहारा देकर खड़ा कर देते हैं, बचा लेते हैं, लेकिन जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो उन्हें लोग काट काट कर अपने इस्तेमाल के लिए अपने अपने घरों को ले जाते हैं। आखिर इतना बड़ा हमारा देश अगर क्रैश कर गया तो पूरी दुनिया इसे लूटने के लिए कौवे और गिद्ध की भांति टूट पड़ेगी। हमें संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मदन मोहन को दीजिए इजाजत। अगर हमारी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोड़ दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।